नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक। राज्य में लॉकडाउन खत्म करने का लिया गया फैसला। मॉल समेत सभी दुकानें खोलने का फैसला। लातेहार में नक्सली समझकर मारे गए युवक के परिजनों से पूर्व विधायक ने की मुलाकात। सुरक्षा बलों पर लगाया लापरवाही का आरोप। रांची के रिम्स में जनरल ओपीडी सेवाएं बहाल। लंबे समय से कोरोना के चलते बंद थी ओपीडी सेवाएं, मरीजों को मिलेगी राहत। और मोकामा में चलाया गया जागरूकता अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अल्पसंख्यक लोगों के मन से डर खत्म करने की कोशिश। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग की ये बैठक संपन्न हो गई है और इसमें लॉकडाउन समाप्त करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया गया है। दरअसल झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर लॉकडाउन को लगातार रखा जा रहा था। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चलते तमाम पाबंदियां कोरोना को लेकर थी, लेकिन अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को खत्म कर दिया गया है और अब मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर समेत सभी दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से हम आपको बता रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में भी कपड़े, शूज और ज्वेलरी की दुकानें खुलेंगी। दरअसल जमशेदपुर की बात की जाए तो वहां पर कोरोना के केस में गिरावट जरूर आ रही थी, लेकिन बाकी जिलों की तुलना की जाए तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी ज्यादा सुधरी नहीं थी। इसी वजह से वहां पर पाबंदियां लगातार जारी थी, लेकिन अब वहां भी छूट देने का फैसला लिया गया है। पहले की तरह ही 4 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें, यानी कि अभी भी 4 बजे के बाद सब कुछ बंद रखने का फैसला लिया गया है दुकानों को। लेकिन लॉकडाउन समाप्त करने का यह बड़ा फैसला। वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रांची से जुड़ गए फोनलाइन पर। नवीन, क्या क्या जानकारी मिल रही है आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद? आपदा की बैठक के बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि जमशेदपुर में जो छूट नहीं दी गई थी, उस छूट को फिर से बहाल कर दिया गया है। यानी कपड़े, शूज और जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, मॉल हैं, कपड़े शॉपिंग मॉल वगैरह, डिपार्टमेंटल स्टोर है, इनको खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि मल्टीप्लेक्स, बार, रेस्तरां, इनको खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं है। लेकिन जो छूट की अगर बात करें तो ये छूट शाम को 4 बजे तक ही दी जाएगी। जितनी भी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, ये दुकानें केवल 4 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि जो वीकेंड लॉकडाउन का जो प्रावधान था, यानी सप्ताह के आखिरी 2 दिन शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक का जो संपूर्ण लॉकडाउन था, उसको अभी भी जारी रखा गया है। और छूट की बात अगर करें तो 4 बजे तक ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। मल्टीप्लेक्स बंद ही रहेंगे। इसके अलावा बार, रेस्तरां को फिलहाल बंद रखने की बात कही गई है। वहीं जो सरकारी और कार्यालय हैं, उसमें 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी। जो सरकारी और प्राइवेट जो ऑफिस है, वहां पर अब कर्मचारी जा सकेंगे, लेकिन वो 50% की संख्या के साथ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से बड़ी शुरुआत इसको कह सकते हैं, क्योंकि जीवन के साथ रोजगार बहुत जरूरी है, जीवन के साथ जीविका बहुत जरूरी है। सरकार लगातार ये बात करती रही है कि जीवन के साथ जीविका अनिवार्य है, और ऐसे में ये कह सकते हैं जीविका से इस पूरे मसले को आप जोड़ करके देख सकते हैं। राज्य सरकार को राजस्व का भी हाल के दिनों में काफी नुकसान हुआ है। अगर आप पूरे अप्रैल के बाद अगर आप देखें इस पूरे मामले को, तो कह सकते हैं कि लगातार सरकार को नुकसान होता रहा है, चाहे राजस्व वसूली से लेकर के बाजारों के बंद होने से भी खासा नुकसान हो रहा था। तो निश्चित तौर पे कोरोना का संक्रमण घटने के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला है। और जहां तक छूट की बात करें तो 4 बजे तक ही ये तमाम छूटें मिलेंगी। वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया है। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा सिनेमा हॉल या फिर मल्टीप्लेक्स की बात करें तो वो बंद रहेगा। बार, रेस्तरां बंद रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो छूट है, दुकान की बात करें तो अब पूरे राज्य में सभी दुकानों को जूते, चप्पल, कपड़े, जो दुकानों को बंद करने का बात कहा गया था, उसको अब कहीं न कहीं सरकार ने वापस लिया है और अब 4 बजे तक वो दुकानें पूरे राज्य में सभी जिलों में खुल सकेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए। आपका विस्तार से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को खत्म कर दिया गया है और इस बीच दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। सभी तरीके की दुकानें जरूर खोलती हुई नजर आएंगी, लेकिन अभी कुछ पाबंदियां जरूर हैं। तो चाहे जिम की बात हो, स्पा की बात हो, स्कूल कॉलेजेस की बात हो, ये अभी सब बंद नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच अनलॉक 2 को लेकर सरकार का आज बड़ा फैसला आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए सूबे में अब 22 जून तक छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया है कि एक हफ्ते के लिए बिहार में पहले से ज्यादा छूट के साथ अनलॉक 2 जारी रहेगा। बिहार में 16 से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब सरकारी और निजी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पहले इन्हें 4 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था। दुकानें और अन्य तरह के प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खोल पाएंगे। पहले 5 बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय भी पहले से कम किया है। अब 7 बजे के बजाय रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। अब से थोड़ी देर पहले हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार के इस फैसले पर मुहर लगी है। 22 जून के पहले एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और तब की स्थिति की समीक्षा करते हुए आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं रिम्स में आज से जनरल ओपीडी की सेवाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि लंबे समय से कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से ओपीडी सेवाएं बहाल नहीं थी। ऐसे में लंबे समय से जो मरीज ओपीडी में इलाज के लिए भटक रहे थे, उन मरीजों के लिए अब बड़ी राहत होगी। फिलहाल रिम्स में डेंटल, न्यूरोलॉजी, ईएनटी और स्किन विभाग की ओपीडी को शुरू किया गया है। रिम्स जनरल ओपीडी का जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने। के बाद लंबे अंतराल के बाद कह सकते हैं कि रिम्स में जनरल ओपीडी की सेवाएं आज से बहाल कर दी गई है। हालांकि सभी विभागों की ओपीडी बहाल नहीं की गई है। इसमें न्यूरोलॉजी, स्किन, ईएनटी, ये जो कुछ विभाग हैं इसके ओपीडी की सेवा को बहाल की गई है। हालांकि अभी ओपीडी में मरीजों की संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप काउंटर की तरफ भी तस्वीर को पंकज दिखाएं। निश्चित तौर पे एक लंबे समय तक लगातार जो जनरल ओपीडी की सेवाएं हैं उसे बंद कर दिया गया था। जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैला था, उसमें रिम्स में भी ज्यादातर कोरोना मरीजों को ही देखा जा रहा था। ऐसे में जो जनरल मरीज हैं उनको खासी परेशानी हो रही थी। हालांकि अब जनरल ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से सभी विभागों की ओपीडी को भी शुरू कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो ओपीडी की बात करें तो न्यूरोलॉजी, स्किन, डेंटल, ईएनटी, तो ये जो कुछ विभाग हैं इसकी ओपीडी की सेवाएं शुरू हो गई हैं। कुछ मरीजें भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो ओपीडी में दिखाने के लिए जो मरीज आए हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। हालांकि अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि संख्या अभी फिलहाल जनरल ओपीडी में मरीजों की कम है। एहतियात भी लोग बरत रहे हैं अस्पताल आने में। फिलहाल अभी संक्रमण का दौर चूंकि घटा तो है लेकिन संक्रमण का खतरा कमा नहीं है। तो ऐसे में ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो शुरू करने से कहीं ना कहीं अब उन मरीजों को भी राहत मिल सकती है जो लोग लंबे समय से ओपीडी में दिखाने के लिए रिम्स पहुंच रहे थे, लेकिन वो ओपीडी की सेवाएं जो है वो बहाल नहीं थी। इसके अलावा अगर बात करें चाइल्ड ओपीडी है, इसकी सेवा अभी तक शुरू नहीं की गई है संक्रमण को देखते हुए। तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आने वाले समय में रिम्स की जितनी भी ओपीडी की सेवाएं हैं उसे चालू कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो एक बार फिर से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत राजधानी रांची के रिम्स में हुई है, जिसके चलते मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ ही वहां पर विभागों की ओपीडी की सेवा की शुरुआत हुई है। बीते दिनों लातेहार के गारू में नक्सली समझकर सुरक्षा बलों ने एक आम युवक को मार गिराया था। मृतक ब्रह्मदेव सिंह के परिजनों ने से मनिका के पूर्व विधायक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह ने मुलाकात की है। हरिकृष्ण सिंह ने घटना को लेकर दुख जताया, साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए हरिकृष्ण सिंह खुद पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लातेहार एसपी प्रशांत आनंद और झारखंड डीजीपी दोषी जवानों पर कार्रवाई करें। वहीं मृतक ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी को नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की है।
मौके पर विधायक के साथ कई अन्य बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकारी सदस्य नितेश ओझा ने भदानी नगर थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। नितेश ओझा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा डाले गए एक पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ भदानी नगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी को लेकर थाना प्रभारी ने उन्हें थाने बुलाया और उनके साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि थाना प्रभारी ने खुद पर लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लफंगा पंचायत स्थित सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार किया जा रहा था। कई बार इस मामले को लेकर हमारे पास लोग आए थे। जब इस पानी टैंकर का मामला को लेकर हम लोगों ने इस पर जांच पड़ताल किया तो मैंने पाया कि एक मुखिया जी के कोटे का पानी टैंकर और एक सरपंच जी के कोटे का पानी टैंकर दोनों का दोनों निजी प्रयोग में पंचायत के बाहर निजी पंचायत की बात जी लफंगा पंचायत का मामला है। और लफंगा पंचायत का पानी टैंकर पिछले कई महीनों से टैंकर पंचायत के बाहर निजी कार्य में उपयोग किया जा रहा है। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मोकामा में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया। खासकर मोकामा घाट, औंटा, दरियापुर में लोगों को वैक्सीन की डोज लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्रसिद्ध डॉक्टर और प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने अल्पसंख्यक लोगों में वैक्सीन को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करने की कवायद की है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी वैक्सीन पर भ्रम को लेकर सवाल खड़ा किया। बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की अहम भूमिका है, इसलिए टीका जरूर लगवाएं। उधर पलामू में महज 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है, जिससे नगर निगम की पोल खुल गई है। पलामू के मैदिनी नगर की बात की जाए तो वहां लोगों को अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आना पड़ रहा है। शांतिपुरी मोहल्ले में घरों में लगभग 4 से 5 फीट तक पानी अंदर घुस आया है। इससे परेशान होकर लोगों ने जिला प्रशासन से पानी की निकासी की मांग की है और प्रदर्शन भी किया है। बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं होने का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी भर रहा है और उससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहली ही बरसात में बेतिया शहर जलमग्न हो गया है।
मानसून की पहली बरसात में ही पूरा का पूरा नगर निगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में पानी घुस गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में झील जैसा नजारा नजर आ रहा है। ऐसे में करोड़ों के सफाई संसाधन रहते हुए भी नगर निगम का प्रशासन असहाय नजर आ रहा है। तो बेतिया में बारिश की वजह से देखिए पूरा शहर जलमग्न हो गया है। थोड़ी सी बारिश नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल देती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। अस्पताल परिसर के अंदर देखिए पानी घुस गया है और ऐसे में सबकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि नगर निगम की तरफ से नालों की सफाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन मानसून आने वाला ही पता होता है तब भी नालों की सफाई होती नहीं है। सिर्फ दावे होते हैं, लेकिन ये दावे एक बारिश होती है, पहली बारिश में ही ये दावे सब के सब खोखले साबित हो जाते हैं। और अभी तो मानसून सीजन आने वाले दिनों में और ज्यादा बरसात हमें देखने को मिलेगी, लेकिन बेतिया में नगर निगम के दावों की सारी पोल जलमग्न हो गई है। इसका सारा दारोमदार जो है नगर निगम पे कहीं न कहीं जाता है। बरसात के पूर्व ही नगर निगम को बेतिया का जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए नालों की सफाई करनी चाहिए थी और ये चूंकि नहीं हो पाया तो आज देखिए कि सारे बेतिया वासी किस कष्ट से जूझ रहे हैं और अपने रोजमर्रा के कामों को भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उधर औरंगाबाद में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ की मौत हो गई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के NH2 पर शिवनाथ बिगहा मोड़ के पास की है, जहां अज्ञात पिकअप वैन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान इटकोहवा निवासी नईम कुरैशी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। लगभग 55 साल की उम्र बताई जा रही है। साइकिल पर वो कहीं जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात वाहन की वो चपेट में आ गया और इस मौके पर ये बुरी तरीके से घायल हो गया, लेकिन अस्पताल भर्ती कराया गया तो अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर औरंगाबाद में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के चेब मोड़ के पास बनी यात्री शेड के पास की है। हादसे में 6 से ज्यादा लोग ऑटो में सवार थे, वो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मगध रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और इसमें बैठे कई लोग घायल हो गए हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। यह हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें मगध रेफर कर दिया गया है। औरंगाबाद में ऑटो पलटने की वजह से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज करने के लिए, लेकिन इस बीच कुछ की हालत इसमें गंभीर देखते हुए उन्हें मगध रेफर कर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक ऑटो पलटा और उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ऑटो पलटने से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए।
उधर मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। तस्वीरें दर्द को साफ बयां कर रही हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। एक पिता मृत बच्चे को गोद में लेकर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला जुरन छपरा के केजरीवाल अस्पताल का है, जहां एक 2 साल के बच्चे को तेज बुखार होने पर परिजन भर्ती कराते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जिसके बाद मृत बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर पैसे मांगने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख अस्पताल में मौजूद गार्ड और वहां के कर्मी ने मृत बच्चे के माता पिता और उसके चाचा की जमकर पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और कार्रवाई में जुट गई। तो हम आपको खबर बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अमानवीय चेहरा अस्पताल का निकलकर सामने आया है। एक परिजन अपने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद अस्पताल के कर्मचारी और वहां के गार्ड मिलकर परिजनों के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। अब न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस थाने परिजन पहुंचे हैं, लेकिन इनके बच्चे की जान नहीं बच पाई है। रो रो कर बुरा हाल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते हैं उसका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में उनके साथ रामेश्वर उरांव भी रवाना हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मौजूद हैं और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का उनका ये कार्यक्रम है और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी ये पूरा कार्यक्रम है। वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। नवीन, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और निश्चित तौर से कई चीजों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हाल के दिनों में चूंकि पिछली दफा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात नहीं हुई थी, कोरोना का एक लंबा दौर भी चला, पर इधर कांग्रेस के भी आलाकमान और कुछ बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। रामेश्वर उरांव भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और दिल्ली में ये मुलाकात होनी है। हालांकि पूर्व से कार्यक्रम, चूंकि ये मीडिया में तो था नहीं, लेकिन ये कार्यक्रम तय हुआ, उसका दिल्ली के लिए रवाना हुए। देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके आती है, लेकिन बहुत सारी चीजों से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। चूंकि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में लगातार कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी जो है मुलाकात का लंबे समय से मुलाकात नहीं हुआ है और ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। समन्वय की कोशिश भी लगातार राज्य में चलनी चाहिए और यही वजह है कि तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब इसके अलावा क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और सूत्रों की माने तो कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। नवीन, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का? केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का दौर हो सकता है, क्योंकि पिछली दफा भी जब मुख्यमंत्री कोरोना काल के पहले दिल्ली गए थे तो उस समय भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का ये बातचीत हुआ था, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे ऐसी भी चर्चाएं थी, लेकिन उस वक्त वो प्रधानमंत्री से नहीं मिले थे। हालांकि नितिन गडकरी से उनकी जरूर मुलाकात हुई थी, प्रहलाद जोशी से जरूर मुलाकात हुई थी, तो अब जरूर कह सकते हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों से एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं और जिस तरीके से वैक्सीनेशन वगैरह को लेकर के केंद्र सरकार का रुख है, कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के हो सकता है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करें। तो बहुत सारी चीजें हैं
सूत्रों की माने तो अब ये तमाम चीजें हैं। अब ये चीजें दिल्ली के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि मुख्यमंत्री किस किस से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। उधर मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाहर एक युवक और उसके दिव्यांग मां ने भूख हड़ताल की। बताया जाता है कि इनकी जमीन पर एक दबंग और भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया था। साथ ही भूमाफिया इन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं और अब ये लोग अपने ही घरों में कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इसलिए दोनों मां बेटे और कुछ राजनीतिक दलों के लोग अंचल कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर भूख हड़ताल और अनशन पर बैठ गए हैं। ये मकान हमको खराबा कर लिए है महेश्वर यादव। मकान से निकलने नहीं देते हैं, कहते हैं आप यादव का पुत्र हुआ है, निकल जाइए, मेरा मकान है। यहाँ बगीचा घेर लिए हैं पूरा, घर से एक पैर निकलने के रास्ता नहीं है जो हम दोनों माँ बेटा निकलेंगे। लड़का मुखपति है, जा करके सीएम साहब ने गुहार लगाए हैं बार बार, तो कह रहे हैं कि नहीं आपको कागज नाजायज है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।